हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रंग से बोर्ड एग्जाम 2026 का तैयारी में जुटे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वह है हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम पढ़ेंगे ईंटें, मनके तथा अस्थियां। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्लास को बढ़िया से बताया है। जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैंने अच्छे से बताया है और साथ में सब्जेक्टिव पार्ट 1 बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वो पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन पार्ट 1 में बताया है और पार्ट 2 में आज हम 4 से बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले। और ये जो क्वेश्चन है हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से और समझते हैं कैसे हैं। पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है ना। बार बार एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था, है ना। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हड़प्पा सभ्यता में ही 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उसका उत्खनन करवाया था। उत्खनन मतलब खोदा था। जब खोदा तब पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में कि बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है। प्यारे बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जो है उत्खनन करवाया था। फिर इसके बाद से ही भारत में और भारत के बाहर सभ्यता के बारे में पता चला। यानी इससे पहले पता नहीं था। हड़प्पा सभ्यता को खोदने से पहले लोगों को कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर जो है भारत में कहीं पर इतना बड़ा शहर बसा हुआ है। जैसे दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया, तब लोगों को पता चला कि और भी जगह भारत में और भारत के बाहर जो है कोई भी सभ्यता बसी हुई है, जिनमें से एक जो था सिंधु घाटी सभ्यता भी एक था, जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे नजदीक था। क्या था? सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो हड़प्पा सभ्यता के सबसे नजदीक बसा हुआ स्थल था। जैसे मान लो कि ये है आपको हड़प्पा सभ्यता और ठीक इसके नजदीक में जो है सिंधु घाटी सभ्यता था। ओके बच्चों, तो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ये जो नदी था, ये जो सभ्यता बसा था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, है ना बच्चों। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज के चलते ही हड़प्पा सभ्यता का खोज किया, उसके चलते ही सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहलाते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, उसी चलते हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आसान है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोज किया था। जैसे ही खोज किया और खोज के बाद जैसे ही पता चला कि भारत में और भारत के बाहर भी और भी सभ्यता बसी हुई है, जिसमें एगो था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के सबसे नजदीक था। इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार की विवेचना या उल्लेख या टिप्पणी या व्याख्या या प्रकाश डाल या वर्णन कीजिए। अब इतना काहे लिखे हैं बच्चों? इसलिए लिखे हैं कि क्वेश्चन जो है किसी भी वर्ड में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछेगा कि विवेचना करो तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको पूछेगा उल्लेख करो तो वही बात हो रहा है। टिप्पणी करो, व्याख्या करो, प्रकाश डालो या वर्णन करो, एक ही क्वेश्चन है। बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं और इस तरीके से पूछे जाते हैं कि विवेचना करो, उल्लेख करो, टिप्पणी करो, व्याख्या करो, प्रकाश डालो, वर्णन करो, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि बच्चे पढ़ के जाते हैं व्याख्या करो और पूछ देता है प्रकाश डालो, बच्चे प्रकाश डालो पूछ के पढ़ के जाता है, पूछ देता है वर्णन करो, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए हमने एक क्वेश्चन में इस प्रकार का सभी लिख दिया है। इसका मतलब है कि एक ही मतलब है क्वेश्चन का,
है ना। और ये जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों वो 2013, 15 और 2016 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं। तो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कि अपना बिहार है, तो बिहार कितने एरिया में फैला हुआ है, कैसे कैसे फैला हुआ है, किस किस जो है राज्य से या किस किस जगह से वो सटा हुआ है, इसके बाउंड्री क्या है, चौहद्दी क्या है ना, इसकी क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, वो हुआ क्षेत्रीय विस्तार, उसको कहते हैं क्षेत्रीय विस्तार। तो उसी क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बोल रहा है कि क्षेत्रीय विस्तार के बारे में या सिंधु घाटी के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में बोल रहा है बताने के लिए। तो अभी बताएं कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो उसका क्षेत्रीय विस्तार यानी बाउंड्री के बारे में, लंबाई, हड़प्पा सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैला था, उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी चौड़ाई कितनी थी, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई थी, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई थी, ये समझाने के लिए आपको ये कह रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद कुछ स्थल भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी मिला था। कहाँ कहाँ मिला था, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद कहाँ कहाँ स्थल मिला था, पाकिस्तान में भी मिला था और अफगानिस्तान में भी मिला था। यानी भारत में तो मिला ही था, साथ में कहाँ कहाँ मिला था, पाकिस्तान में भी मिला था और अफगानिस्तान में भी मिला था। सबसे कम स्थल अफगानिस्तान में मिला था। कहाँ मिला था, सबसे कम जो स्थल है वो कहाँ मिला था, अफगानिस्तान में मिला था बच्चों। पाकिस्तान में 475, कितना मिला था, पाकिस्तान में कितना जगह मिला था, कितना स्थल मिला था, 475, है ना। और सबसे ज्यादा भारत में कितना मिला था, 1400 से 1500। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि अफगानिस्तान में 2 स्थल मिला था, पाकिस्तान में 475 और भारत में सबसे ज्यादा 1400 से 1500 स्थल मिला था, है ना, में स्थल मिले थे। हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता जो था वो कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखना बच्चों। जिसका आकार क्या था, त्रिभुजाकार। कैसा आकार था बच्चों, त्रिभुजाकार। अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो क्या बोलेगा, त्रिभुजाकार है। क्या बोलेगा, त्रिभुजाकार। इसका स्वरूप उत्तरी सीमा मांडा से दक्षिणी सीमा दैमाबाद तक 1400 किलोमीटर, यानी इसका जो स्वरूप था, आकार था, वो उत्तरी सीमा मांडा जो जम्मू कश्मीर पड़ता है और दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है तक 1400 किलोमीटर तक फैला था। और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है बच्चों। ओके, इसके तटवर्ती सीमा की लंबाई कितनी थी, 1300 किलोमीटर। यानी अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण जो है कितनी लंबाई थी, 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई थी, 1600 किलोमीटर, और तटवर्ती का मतलब होता है जैसे मान लो त्रिभुज है, त्रिभुजाकार था इसका आकार, तो ये और ये इसको कहते हैं तटवर्ती। यानी ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, इसको कहेंगे हम तटवर्ती। तो तटवर्ती की जो लंबाई थी वो कितना था, 1300 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा जो सभ्यता था, है ना, सभ्यता के समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता से संयुक्त रूप से 12 गुना बड़ा था। यानी जो तीनों जो सभ्यता था, कौन कौन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता से हड़प्पा जो सभ्यता था वो 12 गुना बड़ा था, है ना बच्चों। यानी अगर 1 किलोमीटर अगर तीनों सभ्यता मिलाकर था तो उसका 12 गुना, ये 12 किलोमीटर था, इतना बड़ा जो है हड़प्पा सभ्यता था, है ना। भारत में सबसे ज्यादा जो स्थल है वो 7 राज्यों में मिला था। कितना राज्यों में मिला था, अगर पूछेगा कि हड़प्पा जो स्थल है वो भारत में कितने राज्यों में मिला था, तो 7 राज्यों में। कितने राज्यों में, 7 राज्यों में। कौन कौन, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में मिले हैं। ये बच्चों याद रखना कौन कौन सा जिला में, कौन कौन सा राज्य में मिला है, तो गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है 5 आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कार्बन 14 विधि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन 14 विधि क्या है, या कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। 15 में, 21 में, 22 में, 23 में लगातार पूछा जाता है एग्जाम में। और देखो अब ध्यान से समझो,
कार्बन 14 विधि क्या है? तो तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं? कार्बन 14 विधि कहते हैं। यानी अगर कोई पुराना वस्तु है, बहुत पुराना वस्तु है, और हमें पता करना है कि ये जो पुराना वस्तु कितनी पुरानी है, तो हम कार्बन 14 विधि से हम पता करेंगे। तो इसको हम कहेंगे कार्बन तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को हम क्या कहते हैं? कार्बन 14 विधि कहते हैं। जैसे मान लो ये वस्तु है, अगर ये नीचे दब गई हो और बहुत पुरानी हो, तो इसको हम कार्बन 14 विधि से पता करेंगे कि ये कितनी पुरानी है। ओके बच्चों, तो तिथि निर्धारण करने की विधि को कहते हैं कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस विधि की खोज जो है अमेरिका के महान रसायन शास्त्री कौन किया था? शास्त्री विलियर्ड फ्रैंक लिवी ने 1946 में किया था। कब किया था? 1946 में। और कौन किया था? विलियर्ड फ्रैंक लिवी ने किया था, है ना बच्चों? अमेरिका के थे और रसायन शास्त्री विलियम फ्रैंक लिवी ने किया था 1946 में। इस विधि के अनुसार, इस विधि क्या कर ये विधि क्या कर रहा है? इस विधि के अनुसार किसी वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। यानी कोई भी जो है जो कोई वस्तु रहता है, जैसे मान लो कि वस्तु है, ये वस्तु है, इसमें दोनों जो रहेगा यानी कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, मान के चलते हैं, है ना? जैसे जैसे वह वस्तु पुराना होते जाता है, वैसे वैसे कार्बन 14 की मात्रा घटती जाती है। यानी जैसे मान लो कि ये वस्तु है, इसमें दोनों है, कार्बन 12 कार्बन 14 है, लेकिन जैसे ये वस्तु पुराना होते जाता है तो कार्बन 14 की मात्रा क्या होता है? घटती जाती है। क्या होती जाती है? घटती जाती है। लेकिन कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहती है। यानी कार्बन 12 जो है रहता है वो स्थिर रहता है, और कार्बन 14 की मात्रा होता है धीरे धीरे घटता रहता है। ओके बच्चों, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है, कार्बन 14 तो घटती रहती है, और जितना कम होता जाएगा वह पदार्थ उतना ही पुराना माना जाता है। अगर कार्बन 14 की मात्रा आधी हो जाती है, क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, तो उस वस्तु की आयु काल इतना हो जाती है। कितना हो जाती है? 5568 प्लस माइनस 30 हो जाती है। ये याद रखना, इतना हो जाती है ना? यानी ये आधा हो जाती है। इस विधि का प्रयोग करके कोई पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो पुराना वस्तु को अध्ययन करता है उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। तो पुरातत्व वस्तु की आयु बताती है। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तो इसी विधि का प्रयोग करके इस सभ्यता का आयु काल निकाला गया। ओके बच्चों, है ना? यानी कार्बन 14 विधि से ही हड़प्पा सभ्यता का जब खोज हुआ था तो उसमें जो पुराना जो वस्तु मिला था, तो कार्बन 14 विधि की मदद से ही पता लगाया गया कि ये जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी सभ्यता है। ओके बच्चों, तो ये हुआ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में हम इतना समझे कि कार्बन 14 विधि ये है कि कार्बन वैज्ञानिक विधि को तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। ये जो इसका खोज है रसायन शास्त्री विलियम फ्रैंक लिवी ने किया था, 1946 में किया था, है ना? इसके अनुसार हर एक वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में होता है। जैसे जैसे कार्बन 14 की मात्रा घटती जाती है, और लेकिन कार्बन 12 की मात्रा जो है स्थिर होती जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम होगा उस पदार्थ उतना पुराना माना जाएगा, है ना? और जो है इसकी मात्रा जो है जैसी आधी हो जाती है तो इसका आयु काल इतना हो जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे तरीके से हम समझ गए। उम्मीद है कि आप भी समझे होंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं करिएगा, और जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके बच्चों, थैंक यू।